In this online session, we will discuss about the fuel tank safety training, and this is the very important task, very important topic. और अभी का जो मॉड्यूलर पैटर्न है इसमें डीजी से बार बार इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो हमें याद होना चाहिए कि ये जो भी फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में दे रखा है उन चीज़ों को आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा, और जो भी चीज़ मैं बोलूँगा आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहें तो उन चीज़ों को आप रिकॉर्ड भी करिए। नंबर 1, रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग आर गिवन इन द कार 145 अपेंडिक्स 8। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि मॉड्यूलर सिस्टम पे आपको पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग CR इज एक्सप्लेनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग। ये आपको बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग CR इज रिलेटेड टू द फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग, या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। तो अगर कभी भी पूछे कि फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग से रिलेटेड CR कौन सा है, देन वी हैव टू आंसर द CR विच इज रिलेटेड टू द फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग, दैट इज द कार 145 एंड अपेंडिक्स 8। अपेंडिक्स भी हमको ध्यान रखना है 8। दूसरा, जब मैं स्टूडेंट था उस टाइम पे फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग का जो रिक्वायरमेंट्स था वो हमारे लिए या हमारे सिलेबस में उस टाइम पे नहीं था, तो बाद में हमारा फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग का सिलेबस आया। सो दीज रिक्वायरमेंट वर एडेड विद द कार 145 इशू टू डेटेड 8 अक्टूबर 2013। तो हमको पूछ सकता है कि जो हमारा फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग है वो कार 145 के कौन से इश्यू के साथ एप्लीकेबल हुआ। देन वी हैव टू आंसर दिस वाज एप्लीकेबल आफ्टर एडिशन ऑफ द कार 145 इश्यू 2। जब कार 145 का सेकंड इश्यू आया उसके बाद हमारा ये ट्रेनिंग एप्लीकेबल हुआ। दूसरा, आपको डेट भी पूछ सकता है कि फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग का एप्लीकेबिलिटी का डेट, या आपको पूछ सकता है कि जो हमारा फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग जो हमारा कार 145 का जो सेकंड इशू है उसका डेट क्या है। देन वी हैव टू आंसर इट्स डेट इट द 8 अक्टूबर 2013। अब हम देखेंगे कि इसकी इफेक्टिविटी क्या है, मीन्स कौन कौन से ऐसे एयरक्राफ्ट थे जिनके लिए फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग इफेक्टिव था, या जिनको ये फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग के जो स्टैंडर्ड्स है, जो नॉर्म्स है, वो फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1, लार्ज एरोप्लेन एज डिफाइंड एज द मैक्सिमम टाइप सर्टिफिकेट पैसेंजर कैपेसिटी ऑफ द 30 और द मोर। तो पहली कंडीशन है कि कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी 30 और मोर, 30 या उससे ज़्यादा है, उसके लिए इफेक्टिव रहेगा। दूसरा, मैक्सिमम सर्टिफाइड पेलोड कैपेसिटी ऑफ द 7500 LBS और 3402 kg कार्गो और द मोर। तो कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका पेलोड कैपेसिटी 7500 LBS या 3402 kg से ज़्यादा होगा, वही एयरक्राफ्ट इस चीज़ से अफेक्टेड हुए। तो ये दो कैटेगरीज को हमें याद रखना है for the effectivity of the fuel tank safety training. Number 1 in the term of the passenger capacity and number 2 in the term of the payload capacity. तो दोनों ही चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पेलोड के केस में क्या है और पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी के केस में क्या है। Now we will talk about the affected organization. Initially we will talking about the affected aeroplanes, affected aircrafts. Now we will talk about the affected organization. कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग का इफेक्ट पड़ेगा, या जिन लोगों को फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग कराना पड़ेगा। तो एकदम बेसिक चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है, बहुत अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। हमने बोला कि फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग दो एयरक्राफ्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, in the term of the passenger seating capacity and in the term of the payload capacity. तो अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। तो अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन उन एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन
ये पिछले वाले 2 एयरक्राफ्ट पे, ये मैं फर्स्ट शीट को आपको शेयर कर रहा हूं, ये 2 एयरक्राफ्ट पे काम करेगा, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन 2 एयरक्राफ्ट के फ्यूल सिस्टम पे काम करेगा, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी पर्सन या जो भी अथॉरिटी इन 2 टाइप के एयरक्राफ्ट को ओवरसाइट करेगा, मतलब रेगुलेट करेगा, उन लोगों को फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग से अफेक्टेड होना पड़ेगा। दीज ऑर्गेनाइजेशन विल बी अफेक्टेड बाय द फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग। कॉमन चीज़ है। मैं आपको बोलूं कि कोविड से कौन अफेक्टेड हुआ, तो जिस कंट्री में कोविड हुआ वही लोग अफेक्टेड हुए। मैं आपको बोलूं कि कोविड से सबसे पहले कौन अफेक्टेड हुआ, तो डेफिनेटली सबसे पहले कोविड चाइना में आया, तो सबसे पहले कोविड से चाइना अफेक्टेड हुआ। तो जिस ऑर्गेनाइजेशनों को ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, या जिन एयरक्राफ्ट्स को ये चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली जो लोग उन एयरक्राफ्ट से रिलेटेड होंगे वही लोग इस चीज़ से अफेक्टेड होंगे। वही चीज़ उसने बोला है अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, कार 145 अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द एरोप्लेन स्पेसिफाइड इन द इफेक्टिविटी। मीन्स कोई भी ऐसी कार 145 कंपनी जो 30 या उससे ज़्यादा पैसेंजर कैपेसिटी वेट वाले एयरक्राफ्ट पे काम करेगा, या कोई भी ऐसी कार 145 अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन जो 3402 kg और 7500 LVS वेट वाले ज़्यादा एयरक्राफ्ट पे काम करेगा, डेफिनेटली दैट विल बी अफेक्टेड बाय द फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग। दूसरा, फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट इंस्टॉल ऑन द अफेक्टेड एरोप्लेन। मीन्स कोई भी ऐसी कंपनी जो फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट पे काम कर रही है, बट कौन से फ्यूल सिस्टम? एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग ऑन द फ्यूल सिस्टम ऑफ द एयरक्राफ्ट हैविंग द पैसेंजर कैपेसिटी ऑफ द 30 और मोर, or the organization working on the fuel system of the aircraft having the payload capacity of the 7500 LVS or 3402 kg or the more। फ्यूल सिस्टम पे काम कर रहा है, लेकिन किस फ्यूल सिस्टम पे? जो एयरक्राफ्ट पे अफेक्ट पड़ रहा है, तो नहीं तो दूसरों वालों को कोई उससे फ़र्क नहीं पड़े। कॉमन सेंस की बात है, और दिस इज़ द अंडरस्टूड थिंग। अगर इसमें किसी को भी डाउट रहे, दिक्कत रहे, तो देन डेफिनेटली यू मे आस्क मी द क्वेश्चंस। हियर वी विल टॉकिंग अबाउट द फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग है पहले नहीं था। तो पहले नहीं था तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये आया कब? तो हमने देखा कि जो हमारा कार 145 था उसका जो शेकिंग इशू आया, उसका शेकिंग इशू का जो डेट था दैट वाज द 8 अक्टूबर 2013। उस डेट को हमारा ये हमारा फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग आया। बट वी हैव द मैनी CRs, वी हैव द कार 66, कार 147, कार 147 बेसिक। सो इन द मॉड्यूलर सिस्टम इट मे बी आस्क्ड कि फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग का प्रोविजन कौन सी CR में है? देन वी हैव टू आंसर दिस इज गिवन इन द कार 145 अपेंडिक्स 8। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ये कॉस्ट किसके लिए इफेक्टिव रहेगा, कौन कौन से एरोप्लेन के लिए। हमने वेट और पेलोड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दोनों को हमने डिफाइन कर दिया। फिर हमने पढ़ा कि अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने देखा कि कोई भी ऐसा एयरलाइन जो ऐसे एयरक्राफ्ट पे या अफेक्टेड एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा है, कोई भी ऐसा एयरलाइन जो अफेक्टेड एयरक्राफ्ट के फ्यूल सिस्टम पे काम कर रहा है, या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो अफेक्टेड एयरक्राफ्ट का ओवरसाइट कर रहा है। मतलब हमने बोला कि ये 2 एयरक्राफ्ट के लिए हमारा एप्लीकेबल है, 30 और मोर और 7500 LBS और उससे मोर वाले पे। तो इन 2 एयरक्राफ्ट का कोई ओवरसाइट भी करता होगा, कोई इनको कंट्रोल भी करता होगा, कोई इनको रेगुलेट भी करता होगा, कोई इनको सुपरवाइज भी करता होगा। तो जो भी बॉडी, जो भी अथॉरिटी इन 2 एयरक्राफ्ट को रेगुलेट करेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन 2 एयरक्राफ्ट पे मेंटेनेंस करेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन 2 एयरक्राफ्ट के फ्यूल सिस्टम पे काम करेगा, उन सब लोग फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग से अफेक्टेड होंगे। वही चीज़ हमने ये वाली स्लाइड्स पे डिस्कस किया था। यही यहाँ पे लिखा है, ये स्लाइड में, बाकी कुछ भी नहीं लिखा है कि जो भी कंपनी अफेक्टेड एयरक्राफ्ट पे काम कर रही है, जो भी कंपनी अफेक्टेड एयरक्राफ्ट के फ्यूल सिस्टम पे काम कर रही है,
जो भी अथॉरिटी अफेक्टेड एयरक्राफ्ट को ओवरसाइट कर रही है, दीज विल बी अफेक्टेड बाय द फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग। और वो अफेक्टेड कौन कौन से हैं वो हमने पहले पढ़ लिया, वो 2 एयरक्राफ्ट की कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द वेट एंड अकॉर्डिंग टू द पेलोड कैपेसिटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेनिंग्स रिलेटेड टू द फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग। अब हम देखेंगे कि जो भी लोग फ्यूल टैंक सेफ्टी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशनों को ये ट्रेनिंग कराना पड़ेगा, सो दीज trainings means the trainings which are related to the fuel tank safety trainings are categorized into the 3 categories. Number 1, it is the phase 1, number 2, it is the phase 2, and number 3, it is the continuation training. So if in the modular system, if it is asked in how many categories these trainings are categorized, then you have to answer the trainings that are related to the fuel tank safety training that are categorized into the 3 categories. And if they will ask about the name of the 3 categories, then you have to answer number 1, it is the phase 1, number 2, it is the phase 2, and number 3, it is the continuation training. And the important thing which we have to note down is that phase 1 is also known as a awareness training and phase 2 is also known as a detailed training. तो शायद यहाँ तक भी किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। किसी को भी अगर प्रॉब्लम है, अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट्स है तो आप मेरे को ज़रूर पूछ सकते हैं। किसी को भी रहे तो कोई हेजिटेशन वाला बिल्कुल भी मामला नहीं है। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग। हमने पढ़ा पहले कौन कौन से एयरक्राफ्ट के लिए इसका एप्लीकेबिलिटी रहेगा, फिर हमने देखा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशनों को इससे फ़र्क पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं कि फ्यूल टैंक सेफ्टी का जो ट्रेनिंग होगा वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड होगा। और जो हमने पढ़ा कि जो ट्रेनिंग है दैट इज कैटेगराइज इनटू द 3 कैटेगरीज, तो हमने ये भी पढ़ा कि फेज 1 का जो अनदर नेम है दैट इज द अवेयरनेस, और फेज 2 का जो अनदर नेम है दैट इज द डिटेल ट्रेनिंग। डिटेल ट्रेनिंग उसका नाम है, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। हमने पढ़ा कि हमारा जो ट्रेनिंग है फेज 1 है, फेज 2 है, कंटिन्यूशन है। तो आज हम देखते हैं कि फेज 1 कौन करेगा, फेज 2 का ट्रेनिंग कौन करेगा और कंटिन्यूशन ट्रेनिंग कौन करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने एमी कॉलेज में एडमिशन लिया, एमी स्कूल पे, तो सारे लोग एक जैसा नहीं पढ़ते हैं। एविनिक्स वाला अलग पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले अलग पढ़ते हैं। मैकेनिकल में भी स्ट्रीम्स है, आप लोगों को पहले से मालूम है अबाउट द कैटेगरी ऑफ द एमी लाइसेंस एंड अबाउट देयर सब कैटेगरीज। तो सब लोग अलग अलग पढ़ते हैं। तो फ्यूल टैंक सेफ्टी का जो ट्रेनिंग होगा वो मैंने आपको बताया कि भाई 3 कैटेगरी का होगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो 3 कैटेगरी की जो ट्रेनिंग है कौन सी वाली किसके लिए एप्लीकेबल है। सो इनिशियली वी विल टॉक अबाउट द फेज 1। देखते हैं कि फेज 1 का ट्रेनिंग किसका होगा। द ग्रुप ऑफ द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी आदमी, मानो महेश ने एक एयरलाइन डाला, मानो महेश ने एक कंपनी डाल दी महेश एविएशन नाम से, या हमने एक कंपनी डाल दी एविएशन डेज नाम से। अब महेश का जो कंपनी है एविएशन डेज, तो महेश की कंपनी में मानो फ्यूल टैंक सेफ्टी की ट्रेनिंग होना चाहिए था, बिकॉज मेरे पास वैसा एयरक्राफ्ट है जो फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग की सीरीज में आ रहा है। वो हमने एप्लीकेबिलिटी पहले पढ़ लिया है। तो महेश के एयरलाइन पे जो लोग काम कर रहे हैं दे हैव टू अंडरगो फॉर द ट्रेनिंग। सो इफ एनी पर्सन, मानो महेश की कंपनी में संकेत खानविलकर काम कर रहा है एंड ही इज द पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, तो संकेत को ओनली फेज 1 का ही ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। संकेत को फेज 2 और कंटिन्यूशन ट्रेनिंग से अभी कोई मतलब नहीं है। अगर संकेत मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंटेनेंस टीम, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट टीम। अगर संकेत खानविलकर मैनेजमेंट टीम का पार्ट है, देन संकेत खानविलकर हैव टू गो फॉर द फेज 1 ट्रेनिंग ओनली। दूसरा, क्वालिटी मैनेजर। सपोज जितेश इज द क्वालिटी मैनेजर फॉर द एविएशन डेज। सपोज जितेश इज द क्वालिटी मैनेजर फॉर आवर एयरलाइन,
then Jitesh also have to undergo for the only phase 1 training. The staff required to quality monitoring of the organization. Suppose Harsh was involved in the quality monitoring of the aviation days company, then Harsh also have to appear for the phase 1. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 3 लोग हैं, ये तीनों एक ऐसी एयरलाइन पे काम कर रहे हैं जहां के लोगों का फ्यूल टैंक सेफ्टी का ट्रेनिंग होना चाहिए, लेकिन जो संकेत खानविलकर है वो मैनेजमेंट टीम का पार्ट है, तो संकेत खानविलकर का ओनली फेज 1 का ट्रेनिंग होगा। और हमारा जितेश है वो क्वालिटी मैनेजर है, तो क्वालिटी मैनेजर अगर जितेश है तो जितेश का भी ओनली फेज 1 का ट्रेनिंग होगा। और हर्ष है वो क्वालिटी मॉनिटरिंग टीम का पार्ट है, वो क्वालिटी मॉनिटरिंग में लगा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन पे, उसका काम ऑर्गेनाइजेशन की जो भी क्वालिटीज़ है उनको कंट्रोल करना है, उनको मॉनिटर करना है। देन हर्ष आल्सो हैव टू अंडरगो फॉर द फेज 1 ट्रेनिंग। तो आपको याद रखना है, इन द मॉड्यूलर सिस्टम आपको पूछ सकता है कि फेज 1 का ट्रेनिंग किस किस का होगा, तो हमको ध्यान रखना है इन 3 कैटेगरी के लोगों का फेज 1 का ट्रेनिंग हो रहा है। एक नेक्स्ट और भी एक कंडीशन है हमारे पास जिनका फेज 1 का ट्रेनिंग होगा, तो हम उस नेक्स्ट कंडीशन को समझते हैं। पर्सनल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइड ऑफ द अफेक्टेड कार 145 अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। वो बोलता है कि पर्सनल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइड ऑफ द अफेक्टेड कार 145 अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। भाई कोई ना कोई अथॉरिटी हमारी कंपनी को ओवरसाइड कर रही होगी, कोई रेगुलेट कर रही होगी, कोई ना कोई हमारी कंपनी को चेक कर रहा होगा, यहाँ पे आके देख रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा, तो उन पर्सनों का भी फेज 1 का ही ट्रेनिंग होगा। मानो डीजीसी ऑफिस है, वहाँ पे बहुत बड़ा यूनिट है, कोई हर ऑफिसर्स या हर सेक्शन के अलग अलग काम है, कोई कंप्यूटर नंबर इशू करता है, कोई इंस्पेक्शन कर रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन देख रहा है, कोई एक्सीडेंट देख रहा है, तो हर सेक्शन के अपने अपने काम हैं। तो हमारी एयरलाइन को भी कोई ना कोई बॉडी ओवरसाइट करती होगी, कोई ना कोई उसका सुपरवाइज कर रही होगी, कोई ना कोई उसको रेगुलेट कर रही होगी। तो जो हमारी ओवरसाइट वाली जो अथॉरिटी है उसकी टीम में जो मेंबर होंगे, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरसाइट करेंगे, उनके मेंबर्स का भी ट्रेनिंग होगा, और उनका जो ट्रेनिंग होगा दैट विल बी द फेज 1 ओनली, उनका भी ओनली फेज 1 का ही ट्रेनिंग होगा। दूसरा, फेज 1 प्लस फेज 2 प्लस कंटिन्यूशन ट्रेनिंग। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जिनका फेज 1, फेज 2 और कंटिन्यूशन तीनों ही ट्रेनिंग होगा। तो हम तीनों ही ट्रेनिंग किस किस का होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पर्सनल रिक्वायर्ड टू प्लान, पर्सनल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, पर्सनल रिक्वायर्ड टू सुपरवाइज, पर्सनल रिक्वायर्ड टू इंस्पेक्ट and certify the maintenance of the aircraft and the fuel system component installed on the affected aircraft। तो कोई भी ऐसा आदमी जो एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस का प्लान कर रहा है, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस को एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा है, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस को एक्चुअल में सुपरवाइज कर रहा है, कोई भी ऐसा पर्सन जो एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस को एक्चुअली इंस्पेक्ट कर रहा है, कोई भी ऐसा पर्सन जो एक्चुअली मेंटेनेंस वर्क के सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, तो इस टाइप के कोई भी अगर पर्सन है, दे हैव टू अंडरगो फॉर द फेज 1 प्लस फेज 2 प्लस द कंटिन्यूशन ट्रेनिंग। बेसिक चीज़ है। मानो किसी एयरलाइन पे तलहा है और तलहा कंपनी का मैनेजर है, और मानो मैं एमी हूँ, तलहा मेरे को बोलेगा कि जाओ महेश एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करके आओ, तो तलहा एयरक्राफ्ट पे थोड़ी जा रहा है, उसने तो मेरे को ऑर्डर दे दिया, इसीलिए तलहा का ओनली फेज 1 का ट्रेनिंग हो रहा है, बिकॉज एक्चुअली जो वर्क कर रहा है एयरक्राफ्ट पे दैट विल बी डन बाय द महेश इटसेल्फ। तो इसीलिए महेश जो मेंटेनेंस का काम कर रहा है, जो लोग मेंटेनेंस के प्लानिंग, सुपरविजन, परफॉर्म, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, उन लोगों का जो ट्रेनिंग होगा फेज 1 प्लस फेज 2 प्लस कंटिन्यूशन, तीनों ही ट्रेनिंग उन लोगों को करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर किसी को भी डाउट रहे तो आप मेरे को अपने डाउट ज़रूर बोलेगा। बोलो कोई एनी वन हैविंग एनी इश्यू, एनी क्यूरी, देन प्लीज़ आस्क मी। किसी को भी अगर डाउट है तो आप मेरे को ज़रूर पूछिए। नहीं है किसी को?
ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा मेरे को पूछना ज़रूर। नेक्स्ट डे के लिए भी आप लोग सोच के रखो, अगर कोई दिक्कत रहेगी आप मेरे को ज़रूर पूछिएगा। और नेक्स्ट डे हम इससे आगे वाली चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसमें थोड़ा और बचा हुआ है, नेक्स्ट वाले ऑनलाइन सेशन पे हम उसको कवर कर लेंगे पूरा। बाकी तब तक के लिए टेक केयर। ओके, थैंक यू, टेक केयर।